एक गेम बॉय और एक स्टीम डेक, जमीन आसमान का फर्क है ना? पर सोचिए, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। इनके दिल में धड़कता एक छोटा सा सिलिकॉन का टुकड़ा, और यही टुकड़ा पिछले 35 सालों से चल रही एक टेक वॉर का मैदान रहा है। तो चलिए आज इसी जंग की कहानी समझते हैं। एक ऐसी जंग जो ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से जीती गई। और देखिए, इस पूरी लड़ाई के सेंटर में हमेशा से बस एक ही सवाल रहा है। एक गेमर के लिए आखिर ज्यादा जरूरी क्या है? क्या वो कमाल के ग्राफिक्स जो बैटरी को कुछ ही घंटों में चूस जाएं, या फिर किसी लंबे सफर पर घंटों तक खेलने की आजादी? बस यही रॉ पावर बनाम प्ले टाइम का जो संघर्ष है ना, उसी ने हैंडहेल्ड गेमिंग को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। और सच बताऊं तो ये कोई आसान चुनाव कभी था ही नहीं। हर फैसला एक तरह का समझौता था। मतलब अगर पावर बढ़ाई तो गर्मी भी बढ़ी और बैटरी लाइफ कम हो गई। स्क्रीन बेहतर की तो खेलने का टाइम घट गया। तो पिछले 35 सालों से इंजीनियर्स बस इसी पतली रस्सी पर चल रहे हैं, और कामयाब वही हुए जिन्होंने इस संतुलन को साधना सीख लिया। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे हैरान करने वाले सच पर। तैयार हैं? हैंडहेल्ड गेमिंग में सबसे पावरफुल चिप हमेशा, और मेरा मतलब है हर बार, हारी है। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है, ये एक अटल नियम जैसा बन गया है। और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 8 बिट के दौर से। और वहां था एक बेताज बादशाह, निंटेंडो गेम बॉय। अब कहने को तो इसके अंदर जो चिप थी वो उस जमाने के हिसाब से काफी कमजोर थी, लेकिन अपने सादगी में वो कमाल की स्मार्ट थी। इस टेबल को देखे, फर्क एकदम साफ नजर आ जाएगा। एक तरफ है गेम बॉय अपनी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के साथ, जो 4AA बैटरी पर 15 से 30 घंटे तक चल जाता था। और दूसरी तरफ थे इसके कॉम्पिटिटर्स, अटारी लिंक्स और सेगा गेम गियर, रंगीन बैकलिट स्क्रीन वाले। लेकिन ये 6 बैटरी को सिर्फ 4 से 5 घंटे में खत्म कर देते थे। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था। ये जो कहावत है ना, मुझे बड़ी पसंद है कि गेम बॉय ऊंट की तरह पावर पीता था, मतलब बहुत ही कम। जबकि इसके जो दुश्मन थे वो असली बैटरी वैम्पायर थे, जो खून की तरह बैटरी चूसते थे। और ये जो किफ़ायत थी ना, ये सिर्फ एक टेक्निकल बात नहीं थी, यही वो चीज़ थी जो गेम बॉय को असल दुनिया में प्रैक्टिकल बनाती थी। आप उसे कहीं भी कभी भी ले जा सकते थे, बिना ये सोचे कि अरे बैटरी खत्म हो जाएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी छलांग की तरफ। ये था 32 बिट का दौर, गेम बॉय एडवांस का ज़माना, और एक ऐसे आर्किटेक्चर की एंट्री जिसने सच में गेम ही बदल दिया। और यहाँ एंट्री होती है आर्म आर्किटेक्चर की। अब इसे ना एक कार के इंजन की तरह समझिए। कुछ इंजन होते हैं जो सिर्फ टॉप स्पीड के लिए बनते हैं, बेहिसाब पेट्रोल पीते हैं, और कुछ होते हैं जो बेहतरीन माइलेज देते हैं। आर्म प्रोसेसर समझ लीजिए माइलेज के चैंपियन थे। इन्हें बनाया ही इसलिए गया था कि ये बिजली के हर एक वॉट से ज्यादा परफॉर्मेंस निचोड़ सकें। मतलब बैटरी से चलने वाले डिवाइस के लिए ये तो परफेक्ट थे। और इसका नतीजा अरे कमाल का था। गेम बॉय एडवांस ने सुपर निंटेंडो लेवल के ग्राफिक्स को हमारी जेब में लाकर रख दिया। और सबसे बड़ी बात, ये सब हुआ 15 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ। आर्म टेक्नोलॉजी ने ये मुमकिन कर दिखाया। परफॉर्मेंस में जबरदस्त उछाल, और वो भी उस किफ़ायत से समझौता किए बिना जिसने गेम बॉय को लेजेंड बनाया था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सोनी ने अपनी पूरी ताकत के साथ निंटेंडो को सीधी चुनौती दी। और इस टक्कर ने हमें डेविड बनाम गोलियात, यानी एक छोटे और एक विशालकाय योद्धा की लड़ाई के 2 क्लासिक मुकाबले दिखाए। तो पहला मुकाबला था निंटेंडो DS और प्लेस्टेशन पोर्टेबल के बीच। और अगर हम सिर्फ कागज पर स्पेक्स देखें ना, तो PSP एक असली मॉन्स्टर था। 333 मेगाहर्ट्ज का CPU, प्लेस्टेशन 2 लेवल के ग्राफिक्स, उसके सामने DS तो बहुत ही सीधा साधा लगता था। लेकिन DS के पास एक छुपा हुआ तुरुप का इक्का था, उसकी डुअल स्क्रीन और टच इनपुट। तो नतीजा क्या हुआ? जबरदस्त, DS की शानदार जीत हुई। उसने PSP से लगभग 2 गुनी यूनिट्स बेची, और इसने हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। सिर्फ सबसे ताकतवर चिप होना काफी नहीं है, जब तक आपके पास उसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ नया, कुछ मजेदार आइडिया ना हो। अब आते हैं दूसरे मुकाबले पर, प्लेस्टेशन वीटा बनाम निंटेंडो 3DS। और सच कहूं तो वीटा टेक्नोलॉजी का एक जीता जागता अजूबा था। PS3 जैसे विजुअल्स आपके हाथ में। वहीं दूसरी तरफ 3DS टेक्निकली काफी कमजोर था
और उसकी काफ़ी शक्ति तो उसके बिना चश्मे वाले 3D स्क्रीन जैसे एक्सपेरिमेंट में ही चली जाती थी। और जानते हैं क्या हुआ? कहानी फिर से दोहराई गई, लेकिन इस बार तो फर्क और भी बड़ा था। अपनी सारी बेमिसाल ताकत के बावजूद वीटा एक बहुत बड़ा कमर्शियल फेलियर साबित हुआ। वहीं कमजोर चिप वाले 3DS ने उसे मीलों मीलों पीछे छोड़ दिया। अब तक तो पैटर्न बिल्कुल साफ हो चुका था। हैंडहेल्ड गेमिंग की जंग सिर्फ ताकत के दम पर नहीं जीती जा सकती। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर में, एक ऐसा दौर जहां हैंडहेल्ड और होम कंसोल के बीच की लाइन धीरे धीरे मिटने लगी और इस क्रांति की शुरुआत की, हाँ आपने सही समझा, निंटेंडो स्विच ने। वैसे मॉडर्न चिप्स पर बात करने से पहले एक नज़र इस सफ़र पे डालना तो बनता ही है। सोचिए ज़रा, 8 बिट प्रोसेसर्स जो मुश्किल से कुछ पिक्सल हिला पाते थे, वहां से लेकर आज हमारी हथेली में पूरे के पूरे पीसी ग्रेड APUs तक। ये सफ़र वाकई में शानदार रहा है। और निंटेंडो ने अपने पुराने स्टाइल में फिर से वही दाव खेला। जब 2017 में स्विच लॉन्च हुआ ना, तो उसके अंदर की टेग्रा X1 चिप मोबाइल की दुनिया में पहले से ही पुरानी मानी जा रही थी। बहुत लोगों ने कहा कि निंटेंडो इस बार एक बड़ी गलती कर रहा है, पर निंटेंडो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। स्विच का असली जादू उसकी चिप में नहीं, बल्कि उसकी काम करने के तरीके में था। ये अपनी पावर को ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकता था। जब आप इसे टीवी से कनेक्ट करते तो ये एक होम कंसोल की तरह अपनी पूरी ताकत लगा देता, और जैसे ही आप इसे हाथ में उठाते, ये होशियारी से अपनी परफॉर्मेंस कम कर लेता ताकि बैटरी बच सके। ये सच में दोनों दुनियाओं का बेस्ट था। और फिर आया स्टीम डेक, और इसने तो सारे नियम कानून ही ताक पर रख दिए। इसने एक AMD APU की मदद से एक पूरे के पूरे मिनी PC को एक हैंडहेल्ड डिवाइस में पैक कर दिया, और बस पोर्टेबल गेमिंग के मायने हमेशा के लिए बदल गए। तो भविष्य में क्या है? आगे की लड़ाई कैसी होगी? अब ये जंग सिर्फ रॉ हॉर्स पावर की नहीं रही। अगली पीढ़ी का फोकस है स्मार्ट पावर पर, यानी इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस पर। और यहीं पर AI अपस्केलिंग जैसी टेक्नोलॉजी सीन में आती हैं। इससे आप परफॉर्मेंस के लिए एक चीट कोड समझ सकते हैं। होता यह है कि AI की मदद से गेम को कम रेजोल्यूशन पे रेंडर किया जाता है, जिससे पावर की भारी बचत होती है, और फिर AI बड़ी होशियारी से उस कम रेजोल्यूशन वाली इमेज को एक हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन इमेज में बदल देता है। नतीजा, कम पावर में भी बेहतरीन ग्राफिक्स और एकदम स्मूथ गेम प्ले। तो भविष्य को यही ट्रेंड्स शक्ल देंगे। हमें और भी ज़्यादा एफिशिएंट APUs देखने को मिलेंगे, AI अपस्केलिंग एक स्टैंडर्ड फीचर बन जाएगी, क्लाउड गेमिंग और भी बेहतर तरीके से इंटीग्रेट होगा, और हाँ, खास तौर पर AI के लिए बनाई गई कस्टम चिप्स भी आएंगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हैंडहेल्ड गेमिंग का भविष्य रॉ पावर का नहीं, बल्कि स्मार्ट पावर का है। अब खेल इस बात का है कि AI से कितनी स्मार्टली काम करवाया जाए ताकि चिप कम मेहनत में ज्यादा नतीजे दे सके। कामयाबी का नया पैमाना होगा किफायत और इंटेलिजेंस। और ये सब हमें वापस हमारे उसी पहले सवाल पर ले आता है, गेमिंग के भविष्य में क्या सबसे स्मार्ट चिप अब भी सबसे ताकतवर चिप को हरा पाएगी? क्योंकि AI और क्लाउड गेमिंग के आने से खेल के नियम एक बार फिर बदल रहे हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये 35 साल पुराना पैटर्न आगे भी चलता है, या हम सच में एक बिल्कुल नए युग में कदम रख रहे हैं।